तो सबसे पहले देखो मैटर क्या है हम लोग का। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, मतलब दैट हैज मास। मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब पता है किसी को? हाँ, मास का मतलब कि कितना वजन। ठीक है। एंड ऑक्यूपाई स्पेस मतलब वो कितना जगह ले। ठीक है। तो हर वो चीज मीन्स एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। मेरे को बताओ व्हाट इज नॉट मैटर। एक ऐसा साउंड इज नॉट अ मैटर। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लेना, साउंड इज नॉट अ मैटर। ठीक है। और क्या मैटर नहीं है? लाइट। आफरीन पूरा याद करके रखिए। लाइट इज नो, वही तो साउंड देख। लाइट इज नॉट अ मैटर। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या है, दीज आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये लोग मैटर नहीं। ठीक है। सो दे डोंट हैव मास, दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है। सो matter is all around us. Everything we see, touch, feel is matter. Air is matter, food is matter. Okay, and it is important. Characteristics क्या क्या? First, matter has mass. Mass is one of the fundamental property. It refers to the amount of substance in an object. तो ये definition very important. Mass का definition क्या है? It is the amount of substance present in an object. ओके, कोई ऑब्जेक्ट में कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट में ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है देन इट इज मच मोर हेवियर। ओके, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? इट कैन बी मेजर्ड इन ग्राम्स। ओके, और इट कैन बी मेजर्ड इन किलोग्राम्स। ओके, मिलीग्राम्स में भी होता है। तो एवरी ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ इट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इट हैज मास। चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, दे हैव अ मास। ठीक है। मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। अनदर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज इट ऑक्यूपाई स्पेस। तो पहला प्रॉपर्टी देख लिए। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि मैटर का मास होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मीन्स ऑल मैटर हैज वॉल्यूम विच इज द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन अप। अब वो आप लोग किस में मेजर करते हैं? लीटर्स में मेजर करते हैं अगर लिक्विड है। ठीक है। तो याद रखो, अगर मेरा सॉलिड है, सॉलिड रहने से हम लोग क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। और अगर मेरा लिक्विड हो तो हम लोग मिलीलीटर, लीटर, ये सब में मेजर करते हैं। ठीक है। गैस को भी मोस्टली मिलीलीटर, लीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी नोट कर लो। सॉलिड इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर और सेंटीमीटर, while liquids are measured in milliliters or liters. ठीक है। Regardless of its state, matter occupies space and cannot be compressed beyond a certain limit. ठीक है, तो मैटर को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज नोट करना, गैस हैज द लार्जेस्ट कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, मतलब गैस को सबसे ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। कंप्रेस का मतलब उसमें प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है, दबाव डाल के। ठीक है, तो गैस का कंप्रेसिबिलिटी सबसे लार्जेस्ट है एंड सॉलिड हैज लीस्ट। ठीक है, सॉलिड हैज लीस्ट या सॉलिड्स हैव लीस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आप लोग का आता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम थोड़ा कुछ एक चीज डिस्कस कर ले। तो आप लोग का 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, 80 मार्क्स अब तक जो पैटर्न था, 80 मार्क्स दो भाग में डिवाइड होगा पूरा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मान लेते ये मेरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में दो सेक्शन होगा, एक होगा सेक्शन ए और एक होगा सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए 40 मार्क्स होगा और सेक्शन बी भी 40 मार्क्स होगा। ठीक है, सेक्शन ए मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, मतलब इसमें एमसीक्यूज रहेगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, मैच द फॉलोइंग रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स रहेगा, फिजिक्स का डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये सब रहेगा। ठीक है, 15 मार्क्स तो एमसीक्यू कंफर्म है, 15 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा। ठीक है, सेक्शन बी जो है उसमें आप लोग को 7 क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन 1 2 ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन 7,
और हर एक क्वेश्चन में सब पार्ट होगा, ए बी सी डी ऐसे करके, ठीक है। इस सातों क्वेश्चन में से आप लोग को जो करना होगा वो होगा एनी फोर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनी फोर, तो आपको बेस्ट चार अपने हिसाब से चूज करना है। मान लो आप क्वेश्चन 1 चूज किए तो 1 का चारों करना पड़ेगा, ए बी सी डी। और आप क्वेश्चन 7 चूज किए तो 7 का भी चारों करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके 4 क्वेश्चन चूज करना। तो याद रखो, जब क्वेश्चन पेपर में रीडिंग टाइम दिया जाएगा 15 मिनट, सबसे पहले सेक्शन बी का 4 ऑप्शन चूज करना। क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं सेक्शन ए में आप 40 में कम से कम तो 25-30 तो ले ही आओगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मेन है ये वाला 40 लाना। बहुत लोग यही 40 नहीं ला पाते, इसीलिए जो एवरेज स्टूडेंट्स लोग हैं वो लोग 80 में 50 मार्क्स, ठीक है, 80 में 45 मार्क्स ये सब लाता है। क्यों? क्योंकि 30-35 तो यहीं से आ गया, राइट, और यहाँ से हार्डली 10-15, तो ये सब मार्क्स फायदा। इसीलिए क्या करना है, इस 40 में आपको बेस्ट 4 चूज करना है, ताकि यहाँ से मैक्सिमम 40 में से कम 35 तो आ ही जाए। अगर यहाँ से 35 आ रहा है, यहाँ से 35 आ रहा है, तो कितना हो रहा है? 70 हो जा रहा है। अगर आपको 90% में ढूंढना है तो 80 में कम से कम 72 चाहिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट 90% आपको कितना लाना है? 70। इसीलिए हम जितना भी टेस्ट लेंगे 80 मार्क्स का, ट्राई करना उसमें 72 आए, ठीक है। क्योंकि बाद में पता चलेगा कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ही आप लोग एग्जाम में कॉमन है, राइट। हम जितना है उस टेस्ट में एटलीस्ट 72 लाए, वो टेस्ट को अच्छे से करें। बट अभी इस मंथ तो 80 मार्क्स का टेस्ट नहीं होगा, आप लोग का हाफ ईयरली अगस्त में। आप लोग का नेक्स्ट अप्रैल में जो यूटी होने वाला है, वो यूटी कितने मार्क्स का होगा? 20। तो इसीलिए 10 तारीख से हम 20 मार्क्स का टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। अभी तो 5 तारीख है, 10 तारीख से 20 मार्क्स का टेस्ट शुरू होगा। और उसमें भी ट्राई करना कि मिनिमम 20 में 18, ठीक है, मिनिमम 18 से नीचे जाने ही नहीं चाहिए, नहीं तो पूरा परसेंटेज खराब होगा। समझ में? क्यों हम बता रहे हैं 18 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 90% 18 या 18 से ऊपर, बट 18 से नीचे गया तो आप समझ जाओ कि ठीक नहीं जा रहा परफॉर्मेंस, आपको और अच्छा करना है, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं मेन जगह पे। तो यहाँ पे देखो मैटर का मास है वो हम लोग कैसे समझेंगे? एक स्प्रिंग बैलेंस लेंगे, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस, 2 आइडेंटिकल बकेट्स सैंड। तो यहाँ पे 2 बकेट है, एक में सैंड डाला गया है और एक में खाली रखा गया है, ठीक है। तो जिसमें सैंड रखा गया उसका देखो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू 4.6, बट यहाँ पे सिर्फ 1। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो सैंड है वो बाल्टी को हेवी कर दे रहा है, ठीक है। वाई? बिकॉज इट हैज मास, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी 2। यहाँ पे देखो मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर जगह लेता है, वो कैसे समझेंगे? हम लोग एक क्लियर ग्लास लेंगे, ठीक है। सो वी विल टेक अ ग्लास and we will pour some water in it, and we will use a stone tied with a thread. When we will dip the stone inside it, what will happen? The liquid will start to overflow. ये जो पानी है वो यहाँ से ओवरफ्लो करना शुरू कर देगा, राइट। सो एज द वाटर इज ओवरफ्लोइंग वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो स्टोन है वो उसका जगह ले लिया। अगर स्टोन जगह नहीं लेता तो पानी ऊपर से नहीं गिरता, जैसा कि स्टोन हैज टेकन इट्स प्लेस, दैट्स व्हाई द वाटर इज फॉलोइंग, ठीक है। तो हम लोग इससे क्या समझे? हर एक एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, सारे एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या बोलना चाह रहा है कि जब स्टोन को ड्रॉप किए तो वाटर लेवल क्या हुआ? राइज हुआ। तो आप लोग क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आप लोग को ये एक्सपेरिमेंट का फोटो दे देगा, ठीक है। हम लोग अगस्टिन के पिछले 4-5 साल के पेपर को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन आया, जिससे हम लोग का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन निकल जाएगा, ताकि आप लोग इजीली स्कोर कर लो। तो यहाँ पे देखो जो बोला जा रहा है, एक ऐसे आपको छवि दे देगा और बोलेगा कि व्हाट विल हैपन इन केस बी। केस बी में क्या हुआ? तो आपको क्या लिखना है? केस बी में जब स्टोन को ड्रॉप किया गया तो वाटर लेवल राइज हो गया और कुछ वाटर ओवरफ्लो करके गिर गया, ठीक है। तो अब फिर सेकंड क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क्स का कि इस एक्टिविटी से क्या प्रूफ करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या प्रूफ किए कि जो मैटर होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता
ठीक है, दिस शोज दैट मैटर टेक्स अप द स्पेस। समझ में? तो ऐसे करके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग को याद रखना है। ओके, ठीक है। सो व्हाट इज मैटर, चलो लिखो क्वेश्चन, कॉपी निकालो। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, तो मैटर किससे बना है? एटम से। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। However, an atom does not typically exist independently. Atoms combine to form molecule which can exist independently. ठीक है, सो याद रखना ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, आर नॉट भी नहीं, यहाँ पे लिख लो मे और मे नॉट। ठीक है, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एटम्स होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंटली मतलब कहने का सब क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? देखो, मान लो अगर मेरे पास कोई एक एटम है, ठीक है, वो हमेशा क्या करेगा? दूसरे एटम के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और जुड़ के क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बेसिकली एटम के पास ये क्षमता है दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म करना, बट मॉलिक्यूल के पास वो क्षमता नहीं कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाए। इसीलिए मॉलिक्यूल को इंडिपेंडेंट कहा जाता है, मतलब मॉलिक्यूल और फिर किसी के साथ नहीं जुड़ता। ठीक है, तो एटम क्या करता है? एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ता है जिससे वो मॉलिक्यूल बनता है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। नहीं करने का मतलब वो दूसरे के साथ जुड़ जाए। ठीक है, बट मॉलिक्यूल जो है, समझ रहे हो आप, मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली ही एग्जिस्ट करता है, वो किसी के साथ नहीं जुड़ता। ठीक है, सो एटम्स जॉइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ two or more atoms bonded together. Molecules can be made up of same type of atom or different type of atom. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं O2। O2 का मतलब लिख लो, O2 का मतलब होता है टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। हाँ, सो टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो O2 का मतलब क्या है? कि दो ऑक्सीजन एटम। ठीक है, और ये जो दोनों ऑक्सीजन एटम है, ये दोनों ऑक्सीजन के ही एटम, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम नहीं है। बट अगर हम लोग वाटर को देखें, देखो H2O लिखा है, तो H2O का मतलब क्या है? H2O का मतलब है कि इसमें टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, और वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोलने मांग रहा है कि अगर मेरे पास यहाँ पे जैसे लिखा है H2O, यहाँ H के पास 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के बगल में कोई भी नंबर्स नहीं है, मतलब 1, तो इसे हम लोग बोलेंगे 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो बोलने मांगा जा रहा है कि ये जो पूरा H2O है, ये H2O क्या होता है? ये H2O होता है वाटर को H2O कहा जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, वाटर को H2O कहा जाता है। तो ये जो वाटर है, इट इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, और ये तीनों मिलके बनता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो वाटर के ये पूरे को एक मॉलिक्यूल बोलेंगे, दिस इज अ 1 मॉलिक्यूल। और इस 1 मॉलिक्यूल में क्या क्या प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। समझ में? सो मॉलिक्यूल हमेशा एटम्स के जुड़ने से बनता है, और ये एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने सारे एटम्स है? 2 हाइड्रोजन, 1। समझ में?
इसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा कि NH3 में क्या क्या है। तो NH3 में बताओ मेरे को। हाँ, नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है? 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, डिवाइड बाय 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एक बार डिवाइड को बोलो CO2। हाँ, कार्बन। हाउ मेनी कार्बन? So atoms are extremely small and cannot be seen with the naked eye. Okay, चलो, states of matter. Matter exists in 3 primary states: solid, liquid, gas. These states can change from one to another by heating or cooling. The arrangement and movement of their particle characterize the states of matter. तो मैटर के कितने स्टेट्स है? 3 स्टेट, 3 मेजर स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये जो है ये 2 चीज से जाने जाएंगे। अब ये वाला पार्ट ध्यान से समझो, ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम लोग को पता है जितने भी मैटर होते हैं, सपोज ये एक मैटर, ठीक है, सपोज ये एक मैटर है, ये किससे बना है? मॉलिक्यूल से बना है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स किससे बना है? एटम से बना हुआ है, उसके अंदर एटम्स है, राइट, हर मॉलिक्यूल के अंदर एटम। तो कोई भी 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया? मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपने तरफ खींचता है, ठीक है, और इसी को बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और एक टर्म है दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। व्हाट इज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस? मतलब यही 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट है, इनके बीच में जो गैप प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो खाली स्पेस है, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। समझ में आया? अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखो, जितना इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम IFS लिख रहे हैं, ठीक है, IFS ताकि शॉर्ट में, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को हम IMS लिख रहे हैं, ठीक है। अगर देखो, अगर हम कोई 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस को बढ़ा दें, इसको बहुत दूर कर दें, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम जाएगा, ठीक है। इफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा? कम जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत दूर चला गया ना, अब तो अट्रैक्शन नहीं होगा। समझ में आया? और अगर हम स्पेस को कम कर दें, अगर हम उनके बीच का स्पेस को कम कर दें, इफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लो, तब उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा? ज्यादा। इसी के बेसिस पे जो मैटर है उसके 3 स्टेट। कैसे? देखो, जो सॉलिड्स होते हैं उनका जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस बहुत कम है, ठीक है। इनके बीच का जो स्पेस है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दैट इज वेरी लो, और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंटरमॉलिक्यूलर, दैट इज वेरी। तो कभी कभी पूछता है क्वेश्चन 1 मार्क्स का कि आपको ना ऐसे दे देगा सॉलिड, गैस, लिक्विड, या ऐसे भी नहीं तो आपको कुछ ऐसे देगा, मान लो कोल, ठीक है, कोल, वाटर, और मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब बोला है कि इसको अरेंज करो, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब इसको हम लोग को
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, मतलब जिसका सबसे कम हो टू द जिसका सबसे ज्यादा हो। तो सबसे कम किसका होगा बोलो? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कब होता है? जब उनके बीच का स्पेस बढ़ जाए, राइट? तो सॉलिड में तो देखो स्पेस बहुत कम है, राइट? लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए उनके पार्टिकल के फोर्स का कम है। और गैस में तो और भी ज्यादा है, गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर के, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी कम है, राइट? तो सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होगा? गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा? वाटर, और उसके बाद क्या होगा? कोल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसका ज्यादा? कोल का। गैस का तो कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, यही सेम चीज आपको स्पेस के माध्यम से भी दे सकता है। मान लो अगर आपको बोलता कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब मॉलिक्यूल का जो स्पेस है उसमें छोटा से बड़ा, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है उसमें छोटा से बड़ा। तो सबसे कम स्पेस किस में है? सबसे कम स्पेस सॉलिड, तो कोल पहले लिखेंगे, राइट? उसके बाद किसका होगा बोलो? वाटर, और उसके बाद CO। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्पेस सबसे ज्यादा है, इसलिए अंडरस्टूड। तो जब जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कमेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, सो ये कंसेप्ट हम लोग को ध्यान में रखना है। देखो, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है, उस गैप को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और उनके बीच में जो जुड़ाव हो रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस बढ़ता है तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम जाएगा, और अगर उनके बीच का स्पेस कमता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत करीब रहते हैं, ठीक है, बहुत एक साथ जुड़े रहते हैं, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, गैसेज में क्या है? गैसेज में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, तो इसीलिए उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, चलो अरेंजमेंट देखते हैं। सॉलिड्स, molecules are arranged in a fixed orderly pattern. The strong intermolecular force of attraction keeps the molecule in place. ठीक है, जैसा कि बताया सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो सॉलिड का डेफिनाइट शेप भी है, डेफिनाइट वॉल्यूम है। सॉलिड आर रिजिड, मतलब बहुत स्ट्रांग है, उसको ब्रेक करना उतना इजी नहीं है। एंड इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। लिक्विड्स, चलो लिक्विड्स, मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली अरेंज्ड है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, और वो लिक्विड के पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर सकते हैं, जिसके कारण लिक्विड का डेफिनाइट वॉल्यूम तो है बट कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। शेप किस लिए नहीं है? क्योंकि लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है वो इधर उधर फ्लो करते हैं। ठीक है, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लार्जर देन इन सॉलिड, प्रोवाइडिंग सम फ्लेक्सिबिलिटी। तो सॉलिड से ज्यादा स्पेस लिक्विड, सॉलिड में तो स्पेस बहुत कम है, लिक्विड में। नेक्स्ट आ जाता है गैस। Molecules are arranged randomly and are far apart. The intermolecular force of attraction is very weak, allowing the molecules to move freely and independently. This result in no definite shape or volume. तो गैस का कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं है, कोई भी डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है और उनके बीच का स्पेस बहुत लार्ज है, तो पार्टिकल्स बस इधर उधर ट्रैवल कर रहा है, वो एक जगह पे नहीं रह रहा। ठीक है, the intermolecular space is largest, making the gas highly compressible and able to diffuse. ठीक है, समझ में आया? हम लोग यहीं तक रखेंगे, केमिस्ट्री है ना ये, फिजिक्स, तो हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड सिस्टम। ठीक है,
अब मैथ्स निकालो।